दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों आज 15 अगस्त है और आज 80वां आज़ादी का दिवस है। और हम आप सबको इस 80वें आज़ादी के दिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामना व्यक्त करते हैं। हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ और ऐसी हालत में हमारे को देश अंग्रेज छोड़ के गए थे। जिस समय जो छोड़ के गए थे हमारे यहाँ खाने के का अनाज भी नहीं था और कोई चीज यहाँ नहीं बनती थी। सारी चीजें इंग्लैंड से या विदेश से आती थी। उस भारत को एक करके और फिर उसमें अंग्रेजों ने जो बेईमानी की, मतलब एक तरह का विश्वासघात किया देश के साथ। उन्होंने देश के बंटवारे कर दिया। देश के बंटवारा करने से देश की जनता में ही आपस में अविश्वास पैदा हो गया। साथ रहने के बाद भी ये विश्वास नहीं होता था कि ये हमारे साथ हमारा दोस्त है या दुश्मन है। इस तरह की स्थिति पैदा कर दी। लेकिन उस दौर में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने उस समय के जो हालात थे उनको ठीक करने की कोशिश की। और उन्होंने बीमे बीमे का राष्ट्रीयकरण किया, रेलों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और इस तरह से उन्होंने फिर एम्स और आईआईटी और बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं बनाई और पावर एटॉमिक पावर प्लांट का जो है कि कमीशन बनाया। होमी भाभा हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस पर काम किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी उस समय भुखमरी, गरीबी और शरणार्थी बहुत बड़ी समस्याएं थी। उन समस्याओं को हल करने में बहुत समय लगा और उसके बीच में हमको चीन से युद्ध करना पड़ा। बाद में पाकिस्तान से 3-4 बार युद्ध करना पड़ा। फिर भी आज जो हम स्थिति में हैं उसमें फूड ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, श्वेत क्रांति हुई। तो दूध का हमारा व्यापार जो है, दूध दूध हम आज सब विश्व में सबसे ज्यादा पैदा करते हैं और अनाज हम विदेशों को निर्यात करते हैं हमारे आवश्यकता के बाद भी। लेकिन बहुत सारी चीजें में अभी भी हम बहुत पीछे हैं और उसमें हमको आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। जैसे तेल, खाने का तेल हमको आज बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अ, पेट्रोल तो खैर हमारे यहाँ है नहीं, तो ये एक निश्चित रूप से हमको बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका कम से कम उपयोग वो करें और इस तरह से हम देश के आज़ादी को जो है अक्षुण्ण बनाए रखने में मदद करें। आज मैं आपसे विशेष तौर से ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये हिदायतुल्लाह जी हैं। ये निवर्तमान पार्षद हैं। ये कांग्रेस के पार्षद थे, वार्ड नंबर 7 के। और ये हर साल एक प्रभात फेरी निकालते हैं, बच्चों को उससे जोड़ते हैं और उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ऐसे लोगों को के ऊपर जो है बातचीत करते हैं। ऐसे लोगों को, बच्चों को उससे रूबरू करवाते हैं। तो आज हमने इनकी रैली में उस प्रभात फेरी के बाद जो कार्यक्रम हुआ चिश्तिया स्कूल में, उसमें आज हमने देखा कि कैसे दांडी यात्रा का उन्होंने मंचन किया, कैसे उन्होंने जलियांवाला बाग का मंचन किया और कैसे वहां पर गोलियां चली। कैसे वहां उधम सिंह ने किस तरह से उसका बदला लिया जाकर के अंग्रेजों से, इंग्लैंड में काफी सालों बाद भी। और भगत सिंह जी जो है उस जलियांवाला बाग पे जब छोटे थे तभी वो जलियांवाला बाग गए और वहां की मिट्टी ला करके उसकी पूजा की। कैसे मतलब इन्होंने उस वो पूरी प्रभात फेरी निकाली। और मैं आज इनसे आपको मिलवाना चाहता हूं और हिदायतुल्लाह जी से मैं ये प्रश्न भी करना चाहता हूं कि आपको ये, आप कितने से पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कितने साल से ये प्रभात फेरी निकालने का कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को बताएं। उसके पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं हमारे मंच पर और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपको हमने बुलाते हैं तो आप आ जाते हैं और हमारे दर्शकों को या हमारे साथियों को जो है वो सारी चीजें बताते हैं। उसके पहले कि मैं प्रश्न करूं,
ये अपील और कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, आज हिदायतुल्लाह जी हमारे साथ हैं। ये निवर्तमान पार्षद हैं वार्ड नंबर 7 के। तो इनसे हम बात करेंगे कि वहाँ की क्या समस्याएं हैं। लेकिन उसके पहले हम ये बात करेंगे कि ये प्रभात फेरी आप कब से निकाल रहे हैं। जय हिदायत। हिंद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ साहब का। ये 2019 में मैं पहली बार पार्षद बना था, और तभी से ये रैली 26 जनवरी और 15 अगस्त, दो हमारे त्योहार है ये। अब इन दोनों त्योहारों पर हम निकालते हैं प्रभात फेरी। ये आइडिया आज़ादी से पहले बहुत से गांधी जी और बहुत से लोग थे जो इस तरीके का प्रभात फेरी निकाला करते थे। तो उससे एक आम लोगों से जुड़ना, और जुड़ने का सबसे अधिकतर आम लोगों से जुड़ने के लिए हमें कोई किसी न किसी धर्म का सहारा लेना पड़ता है। पर ये एक प्रभात फेरी ऐसी है कि हमें इसमें कोई धर्म का सहारा नहीं लेना पड़ता। सिर्फ हम इसमें एक आत्मसम्मान के साथ, अच्छे कामों के साथ, और एक भारत को मद्देनजर रखते हुए हम उनसे जुड़ पाए और लोगों में जागरूकता लाना। खासकर जागरूकता उनमें लाना जो अ, बच्चे हैं, अल्फा अल्फा जैन जी है, इनमें जागरूकता लाना। इसको लेकर हम काम करते हैं, और उद्देश्य यही है कि इन बच्चों में जागरूकता आए। वो आज़ादी का दौर तो हमने भी नहीं देखा, पर उन बच्चों को मालूम चल पाए कि ये प्रभात फेरी और कैसे निकालते हैं, कैसे लोगों से इससे कनेक्ट हो पाते हैं, कैसे हमारे मुद्दों में इसमें हम देशभक्ति की ओर इसमें जा सकते हैं। और ना कि हम उसको हमारे जो व्यक्तिगत है धर्म, आस्था हमारी, वो व्यक्तिगत ही रहे। हम इसको संविधान से और इससे नहीं जोड़ा जाए। हम इस चीज को लेकर चलते हैं, और ये 26 जनवरी 15 अगस्त दोनों पर निकाली जाती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों को ये ये प्रभात फेरी निकालते हैं। और बच्चों को वास्तव में बच्चों को इससे एक ज्ञान मिलता है कि कैसे हमारे कौन कौन नेता थे जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ी, कैसे हमको आज़ादी मिली। और क्या जलियांवाला बाग, और अभी तो किताबों से भी गायब हो रहे हैं जलियांवाला बाग और दांडी यात्रा और ये तो सब। तो आप ये काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। मेरा एक सुझाव है आपको, जी। और वो ये है कि आप 2 अक्टूबर को भी इस तरह की एक प्रभात फेरी निकालें। हालांकि उसमें खर्चा दो का होता अक्टूबर है। को मेरे यहाँ पर आप देखते हैं, मेरे यहाँ क्या पूरे हिंदुस्तान में एक समाज है, वाल्मीकि समाज, जो हम जो गंदगी फैलाते हैं, हम जो कचरा करते हैं, उसको सफाई करने का काम करते हैं वह। और बिल्कुल बिना किसी झिझक के, वो बिना किसी शिकायत के वो काम करते हैं। वाल्मीकि समाज के कुछ जो इस तरीके के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार नागरिक है, और नरेगा जो कर्मचारी है, जो भी नरेगा में काम करते हैं वह, और मेरे वहाँ कर कुछ अच्छे व्यक्ति या अच्छे स्टूडेंट जो अच्छा काम कर रहे हैं या समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पार्षद बनने के बाद से हर 2 अक्टूबर को उनका सम्मान करना, पारितोषिक वितरण करना। और वहां पर भी उस वितरण में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी शामिल होते हैं। हम मंच पर, स्टेज पर हम सभी बैठते हैं, और सभी मिलकर हम ये काम करते हैं। नहीं, वो मैं आया हूँ आपके वहाँ पे और मैंने देखा है वो कार्यक्रम भी। लेकिन उसके पहले अगर आप ये प्रभात फेरी निकालें तो बच्चों को और ज़्यादा उत्साह मिलेगा। और फिर उन बच्चों में से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि उनमें से भी किसी को पारितोषिक दे सकते हैं। या जो गेम्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनको भी आप जो है अपना देश का नाम या स्कूल का नाम या शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, उन लोगों को भी उसमें आप जगह दे सकते हैं। तो ये मेरा सुझाव है। आप इसको एक्सेप्ट करें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी के बाद भी, मतलब आज़ादी के पहले तो प्रभात फेरियां निकलती ही थी, आज़ादी के बाद भी प्रभात फेरियां निकलती थी और बहुत सालों तक निकली है।
वो तो अब जा करके वो थोड़ा लथार्जीपन आ गया लोगों में। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई अच्छा ग्रुप हो 50 60 100 जनों का, तो साइकिल पे भी रैली निकाल सकते हैं, एक साइकिल रैली जो पूरे साइकिल की प्रभात रैली, या कभी भी निकालें। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि 15 अगस्त 26 जनवरी कोई निकालें, कोई भी दिन हो उसको निकाल सकते हैं, संविधान दिवस के ऊपर निकाल सकते हैं या और किसी दिन निकाल सकते हैं। और वो मैसेज यही है कि हम सब एक हैं और कोई भेदभाव नहीं करें आपस में। संविधान हमारा जो है बहुत पवित्र है, सब सबके ऊपर लागू होता है वो, और उसको जो है बनाए रखें, उसकी अक्षुण्णता बनाए रखें, यही उसमें जो है। और जो लिंग भेद और जो चीजें उसमें दी हुई है कि ये नहीं होनी चाहिए, जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, लिंग से, धन और गरीबी अमीरी से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो मैसेज जो है सब लोगों को उस प्रभात फेरी से या शाम को निकालें भली साइकिल से बच्चों के साथ, तो वो भी एक अच्छा कार्यक्रम आपके लिए हो सकता है। और उससे कनेक्ट होगा, लोगों से आप मिलेंगे, जो उससे ज़्यादा कनेक्ट होगा, ज़्यादा लंबे एरिया में आपका काम कर सकेंगे, क्योंकि पैदल तो लोग बच्चे जो है थोड़ा कम ही चल सकते हैं, लेकिन साइकिल पे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। ये मेरी राय थी। आप इसको कैसे करते हैं, मतलब ये जो आप इतने लोगों को कैसे, बच्चों को स्कूल से स्कूल वाले जुटाते हैं, या आप बच्चों से स्कूल से बात करते हैं, या कैसे इसको जो है मैनेज करते हैं? ये सबसे पहले तो हम हमारा जो ग्रुप है पूरा कॉलोनी वासियों का, इसमें एक ही अकेले का कोई रोल नहीं है। सभी मिलकर आप जैसे गणमान्य लोग आते हैं, जिसमें महिला पुरुष और सभी धर्मों के लोग होते हैं। और स्कूल में अलग अलग स्कूलों में हमारे यहाँ एक मदरसा चलता है, उसके बच्चे होते हैं। चिश्तिया स्कूल है, उसके बच्चे होते हैं। इंग्लिश मीडियम गरीब नगर विद्यालय है, बालिका विद्यालय, उसके बच्चे होते हैं। ब्लॉसम स्कूल है, उसके बच्चे होते हैं। हम इनको व्यक्तिगत भी बोलते हैं और स्कूल में जाकर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन बच्चों को बोले। और उनमें बच्चों में बोलने के बाद, एक बार आने के बाद उनमें उत्सुकता इतनी है कि वो खुद टीचर को कहने लग जाते हैं कि हमारे प्रभात फेरी में जाना है। और अलग अलग तैयार होके आते हैं। हमारे यहाँ सबसे आकर्षण रहता है, भारत माता का बन के आती है लड़की, झांसी की रानी बन के आती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों बन के आते हैं। और अलग अलग प्रोजेक्ट भी बना के लाते हैं। अभी इसरो इसरो की जो मिसाइल थी वो बनाया था। ऐसे बहुत सारी चीजें बना कर लाते हैं। सैनिक बनकर आते हैं इसमें, गांधी जी बन के आते हैं, चाचा नेहरू, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, ये सभी कैरेक्टर बन के आते हैं। तो असल मकसद ये होता है कि ये जो कैरेक्टर जो बच्चे बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो उसके बारे में अपने माता पिता से या शिक्षक से पूछते भी होंगे कि ये व्यक्ति कौन है, इनकी क्या शिक्षाएं थी, इनका क्या उद्देश्य था। तो वो कम से कम इन आजादी के जो लोग हैं जिन्होंने आजादी में सहयोग दिया, अपनी जान लुटा दी, इन्होंने परिवार लुटा दिया, कम से कम उनके बारे में जान पाए कि उनकी वजह से हम यहाँ आज खुले में हम सांस ले पा रहे हैं, बिना गुलामी के हम सांस ले पा रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं कि हमें क्या खाना है, क्या धर्म अपनाना है, क्या पहनना है, हमें हर चीज से स्वतंत्र है। तो उनका योगदान बना रहे, इसको हम चाहते हैं कि आगे से आगे नई आने वाली पीढ़ी में बढ़ता रहे और उनके बारे में वो जान पाए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों को इतिहास के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, और किस तरह से हमको स्वतंत्रता मिली उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और चूंकि आजकल अब कोर्स में, पहले तो ये सब चीज़ें कोर्स में पढ़ाई जाती थी, अब वो कोर्स सारे बदल गए हैं और ये चीज़ें नहीं है, तो इन इन चीज़ों को लोगों को बच्चों को के अंदर ज्ञान देना बहुत जरूरी है। और ये अच्छा माध्यम है, आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम तो अप्रिशिएट करते हैं इस काम को। और इसीलिए जो है मैंने आपको इनवाइट किया कि भाई आप बताएं कि इन बच्चों के साथ आप कैसे घुल मिल जाते हैं, कैसे आप इनको बुला लेते हैं, और कैसे ये आप इसका जो है खर्चा है वो कितना करीब हो जाता है, और कैसे मैनेज करते हैं? इसका कोई अंदाजा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें बैंड बाजा भी आता है, ऊंट गाड़ी भी आती है। इसके अलावा नाश्ते का, अलग अलग बच्चे और आते हैं, उन सबके नाश्ते का इंतजाम भी होता है। तो इसका कोई अंदाजा नहीं है, और ये कोई कह सकते हैं कोई गिनने वाली चीज भी नहीं है। क्योंकि ये हम उन आने वाली पीढ़ी पे खर्च हो रहा है, जो कि हमारा भविष्य है। अगर हम भविष्य के लिए अगर इतना नहीं करेंगे, तो उसका फिर हम उनसे आशा भी नहीं कर पाएंगे कि ये चीजें हमारी जो नहीं, मेरा संस्कृति मतलब, है। मेरा पूछने का मतलब ये था कि
लोग इसमें सहयोग करते हैं, या आप अपने अपने से करते हैं, या कॉलोनी वाले मिल करके सारे इकट्ठा करते हैं पैसा, मतलब उस मोहल्ले वाले? तो क्या मतलब, क्या पैटर्न क्या है? वो नहीं जरूरी है कि कितना पैसा खर्च करते हैं, या उनके ऊपर कितना होता है, ये बात नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि इसको जिलाए रखने के लिए पैटर्न क्या है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जेब से कितना कर सकता है खर्च, और कब तक कर सकता है, तो ये एक सीमा होती है हर एक की। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसको क्या मॉडल क्या है इसका? इसमें एक्चुअली क्या है कि आपको थोड़ा सा समर्पित होना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा मुझे ये एहसास होता है कि मुझे जो वहाँ के आम लोगों ने, जनता ने मुझे जो वोट दिया है वो सबसे बेशकीमती है। उसके आगे उसकी कोई कीमत नहीं है। चाहे उसको मैं मेरी जान से भी ज्यादा तोलूं तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो और एक वो वोट उनका, और एक समय, मैंने दो चीज मांगी और वो जनता मुझे भरपूर देती है। उसके अलावा जनता से ना कभी कुछ लिया है ना आगे लेंगे। बाकी जो भी फाइनेंशियल है ठीक है, वो हम घर परिवार वाले पूरा फैमिली मिलकर हम कर लेते ही है। अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 7 में आप जो पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं, 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए लगभग, तो आपको वहां पर खास तौर से क्या क्या समस्याएं नजर आती है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि आप नहीं सॉल्व कर पाए, या नई व्यवस्था, नई कुछ समस्याएं खड़ी हो गई, वो क्या है? जब तक हमारा कार्यकाल था 5 साल का, तब तक तो एक, अगर बेसिक सुविधा में स्वास्थ्य की हम लेते हैं, सफाई से रिलेटेड, तो ठीक थी। पर जैसे हमारा कार्यकाल खत्म हुआ और आगे के बाद सफाई व्यवस्था का डर्रा इतना बिगड़ा, जो कि इस नगर निगम ने पूरा बिगाड़ के रख दिया डर्रा। यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उस सिटी को नंबर 1 लाने के लिए, कंटेनर जो हमारे पहले रखे जाते थे, कचरा पात्र, वो भी हटा दिया। उसको हटाने की वजह से कचरा अव्यवस्थित, खाली मेरे वार्ड ही नहीं, पूरा उदयपुर इस चीज से परेशान है। पूरा कचरा जगह जगह फैला जाता है। और डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण की गाड़ी का चालू हुआ है, उसमें ना तो उसकी, उस पर कोई मॉनिटरिंग है, ना उस पर कोई व्यवस्थित जो नियम जो बने, उसके अनुसार उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, समय पर नहीं आती है। उसका सुबह शाम का कचरा गाड़ी का आने का इनमें अनुबंध है, वो कचरा गाड़ी नहीं आती है। इसके अलावा उसकी मर्जी होती है नगर निगम की, तो कभी सप्ते में 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार भेज देती। बाकी सप्ते में 7 दिन ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि 7 दिन आती है। एक मेरे एरिया में, अधिकतर मेरे एरिया नहीं, सारा गरीब एरिया में यही होता है कि वहां पर जो सरकारी भूमि है, जो पट्टे है या कच्ची बस्ती है, उस कच्ची बस्ती में और सरकारी भूमि में पट्टे देने के लिए सरकार हमेशा निष्क्रिय रही है। उसमें अधिकतर इस में अभी भी कच्ची बस्ती में, मेरे को एकता नगर में और पट्टे मिलने की स्थिति तक पहुंचा। और यही बीजेपी सरकार ने वापस कोर्ट के माध्यम से स्टे आ गया, क्योंकि इनके भाजपा सरकार के जो वकील थे उन्होंने पैरवी सही ढंग से नहीं करी। अगर पैरवी करती तो शायद गरीबों का वापस भला हो सकता था। उसमें तो आप अपना वकील भी लगा सकते हैं पैरवी करने के लिए। हाँ, लगा सकते हैं, पर इतना जानकारी और इतना ज्ञान इतना मुझे भी नहीं है। बाकी मैं जरूर इसमें, आपका ये वाला पॉइंट है जो आपने जो मुझे दिया, इस पर मैं आगे जो क्या कहना होता है है इसे कि जो डिस्कस करूंगा। सरकारी वकील होते हैं, हम्म। मतलब क्रिमिनल केसेस भी लड़ते हैं सरकारी वकील, उसमें अगर पार्टी चाहे तो सरकार की तरफ से अपना वकील खड़ा कर सकती है, और वो जो है उसकी फीस वीस उसको खुद को देनी पड़ेगी, उसमें सरकार नहीं देगी फीस, तो फीस सरकार के आपको देनी पड़ेगी उसकी। लेकिन वो आप कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन है मेरी समझ में। ज्यादा जानकारी तो मेरे को नहीं, राज साहब से पूछेंगे अगर वो तो वकील हैं तो उनको मालूम ही होगा। आ, और जो वहां पर क्या, मतलब एक तो ये कचरे की समस्या है, और दूसरा पानी वानी आता है पूरा? अब पानी ठीक है, हमारी झीलों की नगरी कहते हैं, पर पानी 2 दिन में एक बार आता है 2 दिन में एक बार बाहरी तो? क्षेत्र में। और जो स्मार्ट सिटी, जो अंदरूनी शहर जो इन्होंने 18 वार्ड बनाए थे, उसके अंदर वादा किया गया था कि 24 घंटे पानी देंगे आपको। तो 24 घंटे नहीं होकर और 2 दिन में वहां पर भी 2 घंटे पानी आ रहा है। इनके वादों की पौध प्रेशर नहीं आता है है। पूरा? प्रेशर कभी अच्छा आता है और कभी नहीं आता है, ये समस्या रहती है। और एक दूसरा जो अभी इन कुछ हाल ही सालों में उभर कर आई है, जिसमें
कल रात को भी एक समस्या से गुजर कर आया, करीबन 12 साढ़े 12 वहीं बज गई थी। नशा, ये बहुत बड़ी समस्या बन रही है। मैं कई बार शिकायत हमारी नई एसपी साहिबा आई है, उनके माध्यम उनके समक्ष भी पेश होकर कम से कम हम 25 लेडीज और हमने मिलकर उनको निवेदन करा और समस्या बताई, एप्लीकेशन दी लिखित में। उनसे रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था, पर उस पर कोई कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाई। और 4 साल पहले भी वहां पर इन असामाजिक तत्वों की वजह से ही मतभेद हो पाया है, धार्मिक मतभेद हुआ था। उसको लेकर भी मैं 2 दिवस के उपवास में बैठा था, गांधी जी मूर्ति के नीचे बैठा था मैं बारिश के अंदर। उस समय थोड़ा ये वापस कम हुआ, और कल रात को ही वापस ऐसा ही असामाजिक तत्व आपस में लड़ा है। कोई एक छोटा बच्चा, करीबन 14 15 साल का बच्चा था, कोई बाइक लेकर निकल रहा था, वो उसका स्लिप होना हुआ और वहां पर उसको मारा, उसकी बाइक तोड़ दी रात को। वहां बिल्कुल खुलेआम रोड पे नशा करते हैं रात को 12 बजे। वहां पर अंबा माता थाने से पुलिस भी आई यार, है। नशे की ये जो समस्या है ये तो कंट्री वाइड है, और बहुत ही ज्यादा भयंकर है ये। अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो देश का जो है बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब में तो आप समझिए कि वो उड़ता पंजाब एक फिल्म बनी थी, और पंजाब में इस नशे की वजह से, तंबाकू की वजह से एक पूरी ट्रेन वहां से चलती है, क्योंकि वहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें बहुत महंगा है इलाज। और वो जो है बीकानेर आती है या गंगानगर, पता नहीं, गंगानगर आती है। वहां पर वो जो है वो ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया है। अच्छा। हाँ, इतना ज्यादा इससे कैंसर फैल रहा है इस नशे की वजह से, कि उस ट्रेन का नाम, वो राजस्थान आते हैं। राजस्थान में चूंकि इलाज सस्ता है, और बहुत सी जगह मतलब राज्य के लोगों के लिए तो फ्री है, तो उसकी वजह से वहां से पूरी ट्रेन भर करके और आती है, और उसका नाम कैंसर ट्रेन हो गया है। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी समस्या है। तंबाकू ही नहीं, शराब की भी आप देखिए कि इस सरकार ने ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी ये मान लिया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो चलेगी वो सिर्फ शराब के पैसों से चलेगी, नशे के पैसे से चलेगी। क्योंकि उन्होंने सारे द्वार बंद कर दिए रेवेन्यू के, स्टेट के। और अभी इसी सेशन में इन्होंने माइनिंग वाला एक बिल और पास किया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास जो अधिकार थे खनिज रॉयल्टी के, वो खनिज को आवंटित करने के, खनिज माइन से आवंटित करने के, वो सारे अधिकार भी अब केंद्र सरकार ने ले लिए हैं। तो जो कुछ पैसा माइनिंग के माध्यम से सरकार को, राज्य सरकार को मिलता था, वो भी अब नहीं मिलेगा। वो भी अब केंद्र सरकार की इच्छा से वो मिलेंगे शायद। तो ये एक बड़ी समस्या है। और अब कहा यह जाता है कि भाई इससे रेवेन्यू मिल रही है, और रेवेन्यू से हम ये चला रहे हैं। अरे भाई, रेवेन्यू मिल रही है, लेकिन आप कितने लोगों को बीमार कर रहे हैं, कितने लोगों को एक्सीडेंट करते हैं, कितनी हिंसा हो रही है, और घर में हिंसा हो रही है। घरेलू हिंसा का भी बड़ा कारण शराब ही है, शराब या नशा जो भी आप कह दें। तो इसके ऊपर तो आप जैसे जो जागरूक लोग हैं या आगेवान लोग हैं, उनको पूरी मुहिम चलानी चाहिए नशे के खिलाफ, और पूरे शहर में, देश में एक वातावरण बनाना चाहिए कि नशे से बच्चे दूर रहें। और आज जैसे आपने प्रभात फेरी निकाली, उसमें भी इसको जो है मैसेज बनाना चाहिए कि नशा जो है नहीं करें कोई भी। और बच्चों को भी बताएं कि अगर उनके पिताजी या भाई या बड़े कोई बुजुर्ग हैं, वो अगर तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, तो उनसे कहें कि ये सारी चीजें जो है कैंसर पैदा करती है, और इसलिए इसका उपयोग नहीं करें। तो इस के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आए और ये सारी बातें कही। और खास तौर से जो नशे की बात आपने कही है, वो तो एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है, और पूरे देश का सवाल है। आप देखिए कितना टनों ड्रग्स जो है वहाँ मुंद्रा कोर्ट पे मिल रही है, और मिलती है, मतलब कई बार, 2 3 बार मिल चुकी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सरकार खुद जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नशे से ही अपना कारोबार चलाना, मतलब राज्य का खर्चा चलाना चाहती है। ये बहुत गलत है। हम हमारे अखबार में भी लिखते हैं कि सरकार जो है
नशे से स्कूल चलाना बंद करे, शिक्षा का व्यापार बंद करे। ये सारी चीजें हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पता ही नहीं लगता कि क्या है। तो जरूरी है कि इसके ऊपर अभियान चलाया जाए। और आप अगर अभियान चलाएंगे तो मैं जितनी भी इसमें मदद हो सकेगी वो करने के लिए तैयार हूं। और अगर नशा मुक्त हम भारत को कर देते हैं, और या हमारे शहर को ही कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपने अभी तक भी अगर हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट हमें और बेहतर और करने के लिए अ, मार्ग प्रशस्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।